हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश शेड़ीमार और स्वागत है आप सभी का हमारी इंटरमीडिएट डिटेल्ड रिवीजन वीडियो सीरीज में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एसए 299 एंड जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। तो अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया सर? अभी तक हमने आपका चैप्टर नंबर 1 कर लिया है। उसके बाद जस्ट अ सेकंड, ये रहा। सबसे पहले हमने आपका किया था चैप्टर नंबर 1, फिर उसके बाद हमने डायरेक्टली आपका चैप्टर नंबर 11 किया था, जिसमें हमने किया था एसए 210, एसक्यूसी 1, एसए 220। फिर हमने चैप्टर 6 किया था ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पूरा आपका एसए 230 हमने खत्म कर लिया था। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था एसए 260 एंड 265 के लिए। और आज हम लोग करने वाले आपके चैप्टर नंबर 8 से जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज एसए 299। सर हम ये सीक्वेंस क्यों फॉलो कर रहे हैं? सर हम ऐसे का सीक्वेंस क्यों नहीं फॉलो कर रहे? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है आपका, ये एकदम लॉजिकल सीक्वेंस है एंड इसी सीक्वेंस में हमने आपकी पूरी कॉन्सेप्ट बुक डिजाइन करी है। ये है आपकी सीए इंटरमीडिएट ऑडिट की कॉन्सेप्ट बुक, जो है मात्र 115 पेजेस की। 115 पेजेस, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये कॉन्सेप्ट बुक आपको मिलेगी मात्र 300 रुपए में हमारी वेबसाइट पे, जिसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है सर? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे प्यारे टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एसए 299 एंड जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सर ये क्या होता है? जॉइंट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि सर वैसे तो यूजुअली हम एक ऑडिटर होता है जो एक कंपनी को ऑडिट करता है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी एंटिटी में क्या है, उनके बड़े बड़ी एंटिटीज होती है, तो एक कंपनी एक ऑडिट फर्म है ना, जॉइंट ऑडिट नहीं, मतलब ऑडिट नहीं कर पाता है, इसलिए वो लोग जॉइंट ऑडिटर्स को हायर करते हैं कि अच्छा तुम तीनों 2-3 लोग मिलके आपस में जॉइंटली मेरी कंपनी का ऑडिट कर दो। तो उस सिचुएशन को हम लोग जॉइंट ऑडिट बोलते हैं। एंड अगर ऐसा कोई जॉइंट ऑडिट हो रहा है तो वहां पे आपका लगता है एसए 299, वहां पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे, ये आपका एसए 299 बताता है। तो सर ये जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट क्यों करते हैं सर? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अपॉइंटिंग जॉइंट ऑडिटर्स? ये हम आपको अपने हैंड रिटन नोट से करवाते हैं। जो भी आपके कॉम्प्लेक्स टॉपिक होते हैं वो हम आपको हैंड रिटन नोट से करवाते हैं। एंड ये हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी मैंने आपको अवेलेबल करा दी है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे उसकी लिंक मिल जाएगी। ड्राइव पे जितनी भी पीडीएफ है वो मैंने सारी अपलोड कर दी है। ठीक है? यस सर। तो एडवांटेज की बात करें जॉइंट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, तो भाई सबसे पहली चीज, अगर किसी को एक दिक्कत आ रही है, एक को दिक्कत आ रही है, तो दूसरा उसको सॉल्व कर देगा। मतलब म्यूचुअल कंसल्टेशन वो लोग ले सकते हैं। अब म्यूचुअल कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेरे को दिक्कत आ रही है, मैं सामने वाले की एक्सपर्टीज यूज करूंगा, उसको दिक्कत आएगी, वो मेरी एक्सपर्टीज यूज करेगा, तो शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज भी हो जाता है। अब शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज तो हो ही रहा है, काम भी हमारा बढ़ जाता है, काम भी शेयर हो जाता है, तो दोनों का वर्कलोड भी कम हो जाता है, दोनों का काम भी कम हो जाता है, जिससे अगर मेरे पास कम काम है और मेरे पास उतना ही टाइम है, तो मैं ज्यादा अच्छे से वो काम करूंगा, बेटर क्वालिटी दे पाऊंगा और अपनी सर्विस को भी इंप्रूव कर पाऊंगा, जो मैं क्लाइंट को अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। और इससे मेरा कॉस्ट भी कम आएगा, क्योंकि मेरे पास काम कम है। कॉस्ट किसका कम आएगा सर? पहली बात तो स्टाफ का कॉस्ट कम आएगा, मुझे ज्यादा स्टाफ रखना भी पड़ेगा, ज्यादा कम है नहीं। एंड दूसरी चीज, मेरे काम को करने का कॉस्ट भी मेरा कम आएगा, क्योंकि काम ही कम है तो कॉस्ट भी कम आएगा। और म्यूचुअल कंसल्टेशन से एक और चीज होती है कि दोनों में हेल्दी कंपटीशन होता है। अगर जॉइंट ऑडिट हो रहा है तो दोनों ऑडिटर अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, दोनों में एक सॉफ्ट कंपटीशन टाइप चलता है कि यार हमको बहुत अच्छा ऑडिट करना है ताकि एंटिटी हमसे खुश हो जाए, तो हेल्दी कंपटीशन भी चलता है। ये आपके थे 8 एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। क्या क्या बोला सर मैंने? ये मैंने आपको एक सीक्वेंस भी लिख दिया, जो करेक्ट सीक्वेंस हमारे हैंड रिटन नोट से, कि पहले एडवांटेज आपके म्यूचुअल कंसल्टेशंस का, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज भी होती है, आपका काम कम हो जाता है, जिससे आपके बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है एंड इंप्रूव्ड सर्विस टू क्लाइंट आप दे सकते हैं। आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट कम हो जाती है एंड वर्क को करने की कॉस्ट कम हो जाती है। लास्ट में हमारा हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाता है ये लोग, ताकि हम बेटर परफॉर्मेंस दे सके। सर ये तो हमारे एडवांटेजेस से, अगर सिर्फ एडवांटेजेस होते तो सब लोग जॉइंट ऑडिट करवाते, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी तो है ना सर। तो डिसएडवांटेज क्या है वो भी हम अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिसएडवांटेज है? अगर काम बढ़ रहा है तो हमारी फीस भी तो बढ़ेगी ना, फीस भी तो मुझे शेयर करनी पड़ेगी मेरे जॉइंट ऑडिटर के साथ। सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, जैसे फीस बढ़ती है ना, जैसे कहीं पैसों की दिक्कत आती है ना, पैसों का जब भी लेन देन होता है तो वहां पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। हमको ऐसे अच्छा ही नहीं लगता यार, मेंटली कभी भी सुकून नहीं मिलता। अगर हमारा पैसा कोई और लेके जा रहा है ना, तो हमें मेंटली सुकून नहीं मिलता। भले वो काम कर रहा है अपने हक का, वो काम कर रहा है, मेरे हक का मैं काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वैसे मेंटली सुकून नहीं मिलता है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि वहां पे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कब होता है सर? कि मैं हूं छोटा और मेरे से कोई बड़ा फर्म है और हम दोनों मिलकर ऑडिट कर रहे हैं, तो मुझे वो बहुत ज्यादा सुपीरियर रखता है, मैं उसके सामने बहुत ज्यादा छोटा महसूस करता हूं, मेरी ओपिनियन वो सुनते ही नहीं है, मुझ पे वो ऑर्डर चलाते रहते हैं। जॉइंट ऑडिट तो हो रहा है, कहने को तो मैं भी ऑडिटर हूं, लेकिन वो बहुत बड़ी फर्म है और मैं क्या बहुत छोटी फर्म हूं ना, तो वो अपनी चलाते रहते हैं, मेरी सुनते ही नहीं है।
तो ये सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में। और जहां पे सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वहां पे आपका प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन भी होता है कि हम अच्छे से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ अपनी ही मर्जी चला रहा है। और जहां पे आपका कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आती है वहां पे होता है कि जो हमारा कॉमन वर्क एरिया है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, वो इग्नोर हो जाता है। कॉमन वर्क एरिया मतलब क्या? उस एरिया पे जहां पे हम दोनों को साथ में मिलके काम करना है। अब अगर हम साथ में मिलके कुछ कर ही नहीं पा रहे, कोऑर्डिनेशन ही नहीं बना पा रहे, तो जो हमारा कॉमन वर्क एरिया होगा उसको हम कैसे काम कर पाएंगे, उस पर हम कैसे ध्यान दे पाएंगे? तो वो हमारा कॉमन वर्क एरिया नेग्लेक्ट हो जाता है, इग्नोर हो जाता है। एंड दूसरी चीज, किसने काम किया है उसकी लायबिलिटी की अनसर्टिनिटी रहती है। हम ऐसा पता ही नहीं लगा पाते कि अच्छा ये काम किसने किया था, किस काम के लिए किसकी इस काम के लिए लायबिलिटी है, ये हम नहीं पता लगा पाते क्योंकि भाई कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है दोनों में। तो ये हमारे थे डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। एक बार अपने कॉन्सेप्ट बुक से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले भाई काम बढ़ रहा है तो फीस भी बढ़ रही है। दूसरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है जहां पे दो फर्म्स जिनका डिफरेंस स्टैंडिंग है मार्केट में वो एसोसिएटेड है जॉइंट ऑडिट। सर स्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? पोजीशन। एक बहुत बड़ी फर्म है और एक छोटी फर्म है, तो वहां पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती है। जनरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है सम ऑडिटर्स के केसेस में। फिर अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क होता है। आप कोऑर्डिनेशन ही ढंग का नहीं कर पा रहे तो जो हमारे एरियाज है कॉमन वर्क के वो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, इग्नोर हो जाते हैं। एंड लास्ट में हमारा अनसर्टेनिटी रहता है कि भाई काम किसने किया, उसकी लायबिलिटी किसके पास है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, इसकी अनसर्टेनिटी रहती है। ठीक है, यस सर। अब मुझे एक बात बताइए भाई, मैं कर रहा हूं जॉइंट ऑडिट, मेरे 2-3 जॉइंट ऑडिटर्स हम साथ में मिलकर जॉइंट ऑडिट कर रहे हैं, तो क्या मुझे प्लानिंग अकेले करनी चाहिए या फिर सबको साथ में मिलकर करनी चाहिए? सर आप जॉइंट ऑडिटर्स हो सर, आपको साथ में मिलकर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ऑडिट प्लानिंग जो स्ट्रेटजी होती है वो जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली बनाते हैं, एक अकेला जॉइंट ऑडिटर नहीं बनाता भाई, सब लोग साथ में प्लानिंग करते हैं, सब लोग साथ में स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, यस सर। ये बोल रहे हैं कि भाई ऑडिट को कमेंस करने से पहले हमें डेवलप करना पड़ता है जॉइंट ऑडिट प्लान, विच इज ऑब्वियस कि भाई किसी भी ऑडिट को शुरू करने से पहले आपको एक जॉइंट ऑडिट प्लान डिस्कस करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप जॉइंट ऑडिट प्लान डेवलप करने जाओगे तब आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये हम अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है सर? जब आप जॉइंट ऑडिट प्लान डिस्कस कर रहे हो, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी बना रहे हो जॉइंटली, तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? यही सेम पॉइंट्स आपके प्लानिंग के टाइम आएंगे ऐसे 300 में, जो हम जस्ट इसके बाद जो हमारा ऐसे कवर करने वाले ऐसे 300 कल के लेक्चर में, उसमें आपका यही सेम पॉइंट्स आपके रिपीट होंगे प्लानिंग में। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं सर? सबसे पहले प्लानिंग करने से पहले मुझे करनी पड़ती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब मेरे एंगेजमेंट एक्टिविटीज का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो मुझे करना है। अब सर ये प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होता है सर? ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे आपका एसएस 300 में, तो कल के लिए रुक जाइए, कल तक आपको पता चल जाएगा कि प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है। तो प्लानिंग से पहले हम करते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। फिर प्लानिंग में हमारा मेन काम क्या होता है जॉइंट ऑडिट में? अपने वर्क एरियाज को और डिवाइड करना कि भाई कौन सा काम कौन करेगा, ये डिवाइड करना। मतलब तू एसेट चेक करेगा, तू लायबिलिटी चेक करेगा, एक इनकम चेक करेगा, एक्सपेंस चेक करेगा, एक इक्विटी चेक करेगा, नोट्स टू अकाउंट्स चेक करेगा। ऐसे हमारे काम को डिवाइड करना हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है हमारे जॉइंट ऑडिट में। ठीक है, अब डिवीजन कर लिया हमने जॉइंट ऑडिट एरियाज का, तो मैं अपने मेरी जो टीम मेंबर्स है, मतलब मैं हूं एक जॉइंट ऑडिटर और मेरे जो टीम मेंबर्स है, मैं उनके एफर्ट्स को डायरेक्ट करूंगा उसी एरिया में जो मेरा काम आया है। अगर सपोज मेरे को मिला है कि भाई मुझे एसेट का काम देखना है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा अपने टीम एफर्ट्स को कि तुम भाई एसेट ही चेक करना, तुम कोई और चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ एसेट चेक करना है। डिवीजन कर लिया हमने। डिवीजन किसका किया? ऑडिट एरियाज का। ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या है जिसको हमें डिवाइड करना है? दैट इज रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको कि आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड करना है। जो हमारे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, कि हमें कब रिपोर्ट करना है, कितना रिपोर्ट करना है, क्या ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, ये सारी चीजें इनका हमें डिवाइड करना है। ये सारा काम जब हमने कर लिया तो इससे हमारे रिसोर्सेज की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिसाइड होती है कि हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कब रिसोर्सेज चाहिए होंगे एंड किस हद तक रिसोर्सेज चाहिए होंगे। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये आपकी चारों चीजों से डिसाइड होती है। ठीक है, यस सर, ये आपको लिखना है जॉइंट ऑडिट प्लान में। जब हम जॉइंट ऑडिट प्लान कर रहे हैं तब हमें क्या क्या चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा? सबसे पहला है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, या फिर कोई अदर एंगेजमेंट्स में हमें पहले से ही नॉलेज है इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइंट के बारे में। जैसे सपोज मैं ना जॉइंट ऑडिट करने जा रहे हैं हम लोग किसी सीमेंट इंडस्ट्री में क्लाइंट का, और हमें पहले ही किसी सीमेंट इंडस्ट्री में कोई और एक क्लाइंट था हमारा, उसकी हमारे पास पहले से ही नॉलेज है, तो हम वो नॉलेज को भी कंसीडर कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट की एक्टिविटीज के भी जो रिजल्ट्स है उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती है वो हम कल डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपको आइडेंटिफाई करना है डिवीजन ऑफ ऑडिट एरियाज के, हमें कौन से ऑडिट एरियाज को कैसे कैसे डिवाइड करना है एंड कौन से ऑडिट एरियाज है जो कॉमन रहेंगे
करेंगे, जो डिवाइड नहीं करेंगे, सब लोग मिलके काम करेंगे उस ऑडिट एरियाज पे। तीसरा, हमें कंसिडर करना है और कम्युनिकेट करना है सारे जॉइंट ऑडिटर्स को, सारे जॉइंट ऑडिटर्स को मिलके हमें कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है पर सर? वो फैक्टर्स जो हमारे एंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट करने में हेल्प करेंगे, कि हमारा एंगेजमेंट टीम का एफर्ट किधर ज्यादा होना चाहिए, कौन सा रोमम ज्यादा है, कौन से एरिया में रोमम ज्यादा है, ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे हम लोग, कंसिडर करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे सारे जॉइंट ऑडिटर्स मिलके। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट पता करेंगे कि भाई एंगेजमेंट का रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कब रिपोर्टिंग देनी है हमें, कौन सी रिपोर्टिंग देनी है, कैसे रिपोर्टिंग देनी है, सारी चीजें। एंड लास्ट में ये सारी चीजें अगर हमने कर ली तो हम एसरटेन करेंगे एनटी ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कब रिसोर्सेज चाहिए, किस हद तक रिसोर्सेज चाहिए इस एंगेजमेंट को अकम्प्लिश करने के लिए, इस एंगेजमेंट को पूरा करने के लिए, इस ऑडिट को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये आपको आंसर लिखना है आपके जॉइंट ऑडिट प्लान में। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि भाई हर एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जॉइंट ऑडिटर होगा जो आपका रोमम डिसाइड करेगा, वही कम्युनिकेट करेगा अदर जॉइंट ऑडिटर्स को, सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर्स को मिलके रोमम डिसाइड करना है, हर एक को पार्टिसिपेट करना है रोमम डिसाइड करने के लिए एंड कम्युनिकेट करना है अदर जॉइंट ऑडिटर्स को कि देखो भाई मेरे हिसाब से तो ये रोमम होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि आपका जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स आपने डिसाइड किए हैं, जितने भी ऑडिट प्रोसीजर्स आपने डिसाइड किए, प्लानिंग में हम सारी चीजें कर लेते हैं, तो प्लानिंग में हमने जितने ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड किए फॉर कॉमन ऑडिट एरियाज एंड स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज, मतलब कि भाई बहुत सारे एरियाज है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक एरिया हो गया कि भाई मेरे हिस्से में सपोज एसेट आया, आपके हिस्से में सपोज लायबिलिटी आया, किसी और के हिस्से में इनकम आया, किसी और के हिस्से में एक्सपेंसेस आया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज, कि हाँ भाई ये हमारे स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज है। और दूसरा होता है कॉमन ऑडिट एरियाज, जो हमने डिवाइड नहीं किया, जैसे सपोज हमने इक्विटी को चेक करना डिवाइड नहीं किया, बोला ये कॉमन ऑडिट एरिया, सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो जो भी आपके ऑडिट प्रोसीजर्स हैं फॉर कॉमन ऑडिट एरियाज, जो हमारा इक्विटी के लिए ऑडिट एरिया है, और दूसरे जो हमारे स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स है, ये सारे एरियाज के ऑडिट प्रोसीजर्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब आपको कॉमन ऑडिट एरियाज के तो प्रोसीजर पहले से डिसाइड कर लेना है, लेकिन स्पेसिफिक अलॉटेड ऑडिट एरियाज के प्रोसीजर्स भी पहले से डिसाइड कर लेना है, उसको पहले ही डिस्कस कर लेना है लोगों के साथ कि देखो भाई मेरा ये एरिया है और मैं यहां पे ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला हूं और उसको मैं डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूं, ये आपको पहले ही डॉक्यूमेंट कर लेना है। कॉमन के लिए भी, स्पेसिफिक के लिए भी आपको एनटी डॉक्यूमेंट करना है ऑडिट प्रोसीजर्स का, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक। नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि भाई हम तो जॉइंट ऑडिटर्स है ना, तो हम जॉइंटली उनसे, मैनेजमेंट से जो भी कम्युनिकेशन लेना है वो हम लोग जॉइंटली लेंगे। मतलब मैनेजमेंट को जो एंगेजमेंट लेटर हमें देना है ना, और मैनेजमेंट से जो एंगेजमेंट लेटर साइन करके लेना है, वो हम कॉमन एंगेजमेंट लेटर लेंगे। ऐसा नहीं कि मिस्टर ए अपना अलग से लेगा, मिस्टर बी अपना अलग से लेगा, मिस्टर सी अपना अलग से लेगा, ना बाबा ना, सबको एक ही कॉमन एंगेजमेंट लेटर लेना है। एंड लास्ट में, अगर मैंने आपको याद हो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं उनसे, कुछ चीजें उनसे लिखवा के लेते हैं, तो वो भी हर एक को एक एक करके लिखने की जरूरत, लिखवाने की जरूरत नहीं है, एक ही कॉमन रिप्रेजेंटेशन देंगे मैनेजमेंट को और उनसे वो लिखवा के ले लेंगे। ठीक है, कॉमन सबका एक ले लेंगे, सबका अलग अलग नहीं लेंगे। तो कॉमन एंगेजमेंट लेटर होता है, कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है। एंड एक और चीज ये बोल रहे हैं कि हमने जो वर्क डिवाइड किया है, जैसे मैंने बोला ना आपको स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज होते हैं, एक एसेट ले लेता है, एक लायबिलिटी, ऐसे जो भी हमने वर्क डिवाइड किया है उसको हम डॉक्यूमेंट करके रखते हैं, ताकि बाद में ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कोई बोले अरे ये तो तेरा काम था ना, दूसरा बोलेगा नहीं ये तो तेरा काम था ना, तो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए हम पहले से ही वर्क एलोकेशन को डिवाइड कर लेते हैं एंड फिर डॉक्यूमेंट करके रखते हैं कि भाई देखो ये हमारा वर्क एलोकेशन है, और ये सारे जॉइंट ऑडिटर्स मिलके साइन भी करते हैं। ऐसा नहीं दूसरा बोले अरे तुमने बना लिया मेरे को तो बताया ही नहीं, तो इसलिए सारे जॉइंट ऑडिटर्स मिलके वो वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट साइन करते हैं एंड इसको हम टीसीडब्ल्यूजी को भी बता देते हैं। टीसीडब्ल्यूजी के पास पहुंच जाता है वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट, ताकि उनको पता रहे कि ये वाला एरिया ये पर्टिकुलर ऑडिटर देख रहा है, ताकि उनको अगर कोई भी दिक्कत हो उस पर्टिकुलर एरिया में तो वो उसी ऑडिटर के साथ कांटेक्ट करे। ठीक है, यस सर, ये आपके सारे केस स्टडी बेस्ड पॉइंट है, ये आपको बहुत बढ़िया केस स्टडी बना के, एमसीक्यू बना के पूछ सकता है इसलिए। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि देखो भाई मुझे मिला है एसेट, अब मैं एसेट पे पूरा अपना ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूं, जो भी काम करना है वो सारा अपना ऑडिट प्रोसीजर काम कर रहा हूं। अब बाद में पता चलता है कि यार एसेट पे ऑडिट अच्छे से नहीं हुआ था, तो आप मुझे बताइए ये जो एसेट पे ऑडिट अच्छे से नहीं हुआ है, ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर काम तो आपने किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही होनी चाहिए। तो ऐसे 299 भी बोलता है कि भाई आप सही बोल रहे हो, काम जिसने किया है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, बाकी सारे ऑडिट प्रोसीजर, बाकी सारे जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। जो भी वर्क डिवाइड हो गया अमंग जॉइंट ऑडिटर्स, उस वर्क के लिए उसी जॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, सब ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल है। ज्वाइंटली मतलब अलग अलग भी ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल है, सेवरली मतलब अलग अलग भी सब लोग रिस्पॉन्सिबल है इन कॉमन एरियाज के लिए। सर ऐसे कौन से एरियाज है जिनके लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं? चलिए अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज, वो काम जो हमने डिवाइड ही नहीं किया, जो काम हमने डिवाइड नहीं किया, जो हमारा कॉमन वर्क एरिया, उसके लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उस काम के लिए हमने जो भी डिसीजन लिए उसके लिए भी सब लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई सबने मिलकर डिसीजन लिया है ना, तो उस काम के लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब तीसरी चीज ये लोग क्या बोल रहे हैं कि यार मैं कर रहा था एसेट का ऑडिट, ठीक है, मैं हूं ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर, मैं एसेट का ऑडिट कर रहा हूं और मुझे एक एक्सपेंस मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे इसको कैपिटल एक्सपेंस में डालना चाहिए या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस में डालना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि यार देखो जॉइंट ऑडिट होता किस लिए? शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज के लिए, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, हमने जो भी इस रूट में पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे जॉइंट ऑडिटर्स को बुलाया, मैंने उनकी मीटिंग करवाई, मैं उनको ये पॉइंट डाला कि देखो भाई ये पॉइंट है मेरे पास कि मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको कैपिटल में डालू रेवेन्यू में डालू। सबको मैंने नोटिस दिया कि भाई देखो ये मेरे को दिक्कत है, और सबने एग्रीमेंट कर लिया इस बात पे कि हाँ भाई ये जो एक्सपेंस है पर्टिकुलरली या तो कैपिटल में जाएगा या रेवेन्यू में जाएगा, जैसा भी डिसीजन हुआ। बट बेसिक पॉइंट इज कि आपने वो मैटर बाकी जॉइंट ऑडिटर्स के नोटिस में लाया एंड उन सबका एग्रीमेंट ले लिया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उस पर्टिकुलर मैटर के लिए सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे भाई। सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, सारे के सारे जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो ये तीन चीज हो गई। दूसरी दो चीजें है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड जो हमारा ऑडिटर्स रिपोर्ट है इनके लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, सबके सबको इनको देखना पड़ता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या सर, ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे स्टैट्यूट के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। दूसरा उसमें प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। एंड रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट हमारे एज पर लॉज एंड रेगुलेशंस बने हैं, ये चेक करना, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे जॉइंट ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बोल रहे हैं सर, सबसे पहला हमें ये देखना है जो वर्क हमने डिवाइड नहीं किया उसके लिए सारे रिस्पॉन्सिबल है, उनके लिए उस काम के लिए जो भी डिसीजंस हमने लिए हैं सारे जॉइंट ऑडिटर्स ने मिलकर उसके लिए भी सब लोग रिस्पॉन्सिबल है। एंड तीसरा, कोई ऐसा मैटर जो जॉइंट ऑडिटर्स के नोटिस में लाया गया था किसी एक जॉइंट ऑडिटर ने एंड सबने उस पे अपना एग्रीमेंट दिया है तो फिर उसके लिए सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट दो चीजें आती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट के लिए। सबसे पहले ये चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके रेलेवेंट स्टैट्यूट्स के साथ कंप्लाई करते हैं, एंड दूसरा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। एंड लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट की बात करेंगे, ये चेक करना कि हमारे ऑडिट रिपोर्ट सारे रेलेवेंट स्टैट्यूट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, कंप्लाई करते हैं, ठीक है। यस सर, पता नहीं पीछे गाना बज रहा है, आई होप आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही हो, मैं थोड़ा इसको पास में ले लेता हूं। यस, तो अब हम बात करते हैं, अब मुझे एक बात बताइए कि सर मैं हूं एसेट का ऑडिट कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया मैं एसेट का ऑडिट कर रहा हूं, मुझे ना ऐसा कोई एक्सपेंस मिला जो कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, लेकिन कंपनी ने इसको क्लासिफिकेशन डाला था कैपिटल एसेट का, मतलब एसेट में उसको दिखाया, वो है रेवेन्यू एक्सपेंस। अब क्या मुझे जो ऑडिटर एक्सपेंस का ऑडिट कर रहा है क्या मुझे उसको बताना चाहिए? सर बिल्कुल बताना चाहिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपको पता चला कि आपके एरिया में एक चीज आ गई है जो किसी दूसरे एरिया के ऑडिटर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको बताना चाहिए आपको। मैं बोला ठीक है चलो बता देते हैं। दूसरी चीज आप मुझे बताइए, क्या मुझे उसको ओरली बताना चाहिए या फिर मुझे उसको राइटिंग में बताना चाहिए? सर आपको ना राइटिंग में बताना चाहिए। क्यों राइटिंग में क्यों बताना चाहिए? ताकि अगर बाद में वो बोले ना कि आपने तो उसको कुछ बताया ही नहीं था तो आपके पास प्रूफ रहे कि हाँ भाई आपने तो बताया था, तो राइटिंग में उसको बताओ। तीसरी चीज, क्या मुझे ऑडिट खत्म होने से पहले बताना चाहिए या फिर ऑडिट खत्म होने के बाद बताना चाहिए? सर नॉटी हो रहे हैं, ऑडिट खत्म होने से पहले ही बताओगे ना, ऑडिट खत्म होने के बाद में क्या बता के करोगे उसको? पहले बताओ चुपचाप। तो यही चीज यहां पे बोल रहा है कि अगर किसी जॉइंट ऑडिटर को कोई भी ऐसा मैटर मिलता है जो अदर जॉइंट ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है तो उसको उस अदर जॉइंट ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, सारे अदर जॉइंट ऑडिटर को। एक चीज हमने क्या पढ़ा अभी तक, उस ऑडिटर को, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि आपको सारे अदर जॉइंट ऑडिटर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा राइटिंग में प्रायर टू कंप्लीशन ऑन ऑडिट। ऑडिट को कंप्लीशन से पहले, ऑडिट खत्म होने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको क्यों भेज रहे हैं, ताकि सबको पता रहे कि हाँ भाई हमने तो इसको कम्युनिकेट कर दिया था प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ठीक है। यस सर। अब लास्ट हमारा पॉइंट आता है, छोटा सा पॉइंट है, रिपोर्टिंग बाय जॉइंट ऑडिटर। एक बार अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, सिंपल सी चीज एक बार यहां पे देखिए, मैं आपको समझाता हूं बढ़िया तरीके से। ये बोल रहा है देखो भाई हमारे 3 जॉइंट ऑडिटर्स है, ए बी एंड सी, ठीक है। ए बोलता है कि यार यहाँ पे ना ये पूरा मैंने ऑडिट किया और यहाँ पे मेरे हिसाब से मॉडिफाइड ओपिनियन आनी चाहिए, क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन आना चाहिए। सर ये मॉडिफाइड क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन क्या होता है, ये बहुत अच्छे से ऐसे 705 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि ओपिनियन गंदी आनी चाहिए कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, जबकि बी और सी बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन आनी चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे तो हमें तो सब कुछ सही लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, हम कौन सी रिपोर्ट देंगे? आप बोलेंगे सर देखो
एक बोल रहा है मॉडिफाइड आनी चाहिए, दो बोल रहे हैं अनमॉडिफाइड आनी चाहिए, तो सर अनमॉडिफाइड कर देते हैं ना। दो बोल रहे हैं मेजॉरिटी, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं हम लोग, एक जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट बना देते हैं, उसमें हम लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देते हैं। लेकिन हमारा ऐसे ऐसा नहीं बोलता, हमारा ऐसे ये बोलता है कि अगर जॉइंट ऑडिटर्स आपस में सहमत नहीं है कि भाई उनको एक ही टाइप का ओपिनियन देना है रिपोर्ट में, वही चीजें इंक्लूड करनी है, तो वो लोग अपनी अलग अलग रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे ये होगा कि ए जो होगा वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा जिसमें वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है, एंड दूसरे बी और सी मिलकर दोनों आपस में दूसरी रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें वो लोग अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। पर सर यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं हूं यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं हूं शेयर होल्डर्स, अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा, फिर मेरे को है ना ऑडिटर्स रिपोर्ट देखना था, अब मुझे कहीं से ना ए की ऑडिट रिपोर्ट मिल गई लेकिन मुझे बी की, तो बी और सी की ऑडिट रिपोर्ट मिली नहीं, तो मुझे तो लगा अरे जॉइंट ऑडिटर्स ने तो मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। इसलिए ऐसे ऐसा बोलता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो कि अगर आप दो दो रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो तो हर एक रिपोर्ट में, दोनों रिपोर्ट में आपको एक ओम पैरा डालना पड़ेगा। सर ओम पैरा मतलब क्या, ओम शांति नहीं सर, वो वाला ओम नहीं है, ये है हमारा अदर मैटर पैराग्राफ वाला ओम। अच्छा सर ऐसे 706 की बात कर रहे हो, हाँ ऐसे 706 की बात कर रहे हैं कि आपको अदर मैटर पैराग्राफ वाला ओम पैरा डालना पड़ेगा। सर उसमें क्या बताना पड़ेगा, उसमें ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर फर्स्ट वाली रिपोर्ट में हम वो पैराग्राफ डाल रहे हैं तो उसमें वो बताएगा फर्स्ट वाली रिपोर्ट कि भाई पढ़ लेना, सेकंड रिपोर्ट भी है हमारे पास, और सेकंड वाली रिपोर्ट बताएगी कि देखो भाई हमारे पास फर्स्ट वाली रिपोर्ट भी है, वो भी पढ़ लेना, तो दोनों एक दूसरे की रिपोर्ट को रेफर कर देंगे। यही सेम चीज यहां पे बोली गई है कि अगर कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दो, अगर डिसएग्रीमेंट है तो फिर सेपरेट रिपोर्ट इश्यू कर दो और फिर रेफरेंस दे दो एक दूसरे की रिपोर्ट का ओम पैरा में। यही सेम चीज यहां पे बोली गई है कि जॉइंट ऑडिटर्स को कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी पड़ती है, लेकिन अगर तुमको डिसएग्रीमेंट है, अगर तुम ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिसएग्रीमेंट है या फिर जो भी मैटर हम इंक्लूड करते हैं हमारी ऑडिट रिपोर्ट में उसमें डिसएग्रीमेंट है तुम्हारे लिए, तो फिर तुम एक्सप्रेस कर सकते हो अपना ओपिनियन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस सर्कमस्टेंसेस में आपने जो भी रिपोर्ट इशू करी होगी आप दूसरे की, अदर ऑडिटर की रिपोर्ट को भी रेफर करोगे, अदर मैटर पैराग्राफ में लोगों को बताओगे कि हाँ भाई ये ऑडिट रिपोर्ट भी है, इसको भी रेफर कर लेना। तो ये था आपका ऐसे 299। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट हम रखते हैं 100 लाइक्स का, मुझे पूरी उम्मीद है आप लाइक टारगेट जरूर अचीव करा देंगे। नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही जल्द हम आपके क्वेश्चन बैंक एग्जाम ओरिएंटेड बैच एंड मॉक टेस्ट सीरीज फॉर सीए इंटरमीडिएट May 25 लॉन्च करने वाले हैं। बस मिड ऑफ फरवरी के अराउंड हम लॉन्च करने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बनाई रहिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस बार ऑडिट में एग्जामिनेशन पार बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।